हेलो डियर फ्रेंड। तो साथियों, मैं जैसा कि आप सभी को बताया था कि वीडियो अब दोस्तों आएगा। तो वीडियो में दोस्तों आपका जो 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड ईयर, चारों सब्जेक्ट से दोस्तों एक एक क्वेश्चन होगा। हम दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और वो 15 से 20 नंबर का होता है। वैसे क्वेश्चन का दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ जो सीधा दोस्तों 15 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल लॉन्ग होता है, तो उसको दोस्तों पहले हम कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट को मिला के एक वीडियो में आएगा। 4 सब्जेक्ट है, 4 क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। और दोस्तों वो जो क्वेश्चन होगा आपको कहीं ना कहीं पूछने वाला है, एकदम VVI और दोस्तों पूछा गया है, वो सब हम करने वाले हैं। तो आप लोग अब से दोस्तों सीरियस हो जाइए, वीडियो को देखिए। और जो लोग को दोस्तों PDF डाउनलोड करना है, PDF उनके लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन उसके लिए वीडियो देखेंगे। सिक्योरिटी लगा है, पासवर्ड लगा है, 4 अंक का पासवर्ड उनको वीडियो में कहीं भी दिखेगा मिलते हुए, तो आप वो 4 अंक का सीरियली डालकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे तो फिर सही बात नहीं है, इसलिए मैं दे रहा हूं। आप लोग देखिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। एग्जाम में सीधा प्रश्न यहां से छपने वाला है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिए, जो भी दोस्तों सेकेंड ईयर के हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। साथियों यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बता दूं दोस्तों, वीडियो में कहीं भी पासवर्ड आपको मिलेगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। 4 अंक का पासवर्ड पता करके आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा और वीडियो भी देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। तो साथियों जो पहला प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर साथियों यहाँ पे लिखा गया है। कहता है साथियों यहाँ पे कि अस्थमा अथवा दमा अथवा ब्रोंकियल अस्थमा क्या है। दोस्तों जो अस्थमा है वो अस्थमा का क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, या दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या पूछेगा दमा क्या है, तो सभी का मतलब एक ही होता है। इसका कारण, निदान, जटिलता, उपचार। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा है क्या, इसका कारण, लक्षण, निदान, जटिलता और उपचार को दोस्तों स्पष्ट करें तथा इसका नर्सिंग केयर प्लान को भी समझाएं। तो आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन, तो लिख देंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अस्थमा क्या है। तो जो अस्थमा या दमा होता है साथियों, ये आमतौर पे होता है कि यह श्वास नली में अवरुद्ध होने लगता है। दोस्तों क्या होता है, अस्थमा जो है, श्वास नली एक ऐसा रोग है जिसमें सांस नली की पेशियाँ सिकुड़ जाती है एवं अत्यधिक मात्रा में बलगम निर्माण हो जाता है। दोस्तों अस्थमा में होता क्या है कि जो सांस नली है, जो श्वास नली है, वो सिकुड़ जाता है, वहाँ का मांसपेशी सिकुड़ कर दोस्तों जो स्पेस होना चाहिए वो स्पेस हो नहीं पाता है, सिकुड़ जाता है। और अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, बलगम जो कफ होता है साथियों, वो बनने लगता है। इसके कारण क्या होता है साथियों कि श्वसन मार्ग में शर्करा एवं अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों जो श्वसन मार्ग है उसमें बलगम और कम स्पेस के कारण वो अवरुद्ध हो जाता है और रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। इसे ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या समझ लिए अस्थमा या दमा को कि यह क्या है, या श्वास नली में दोस्तों परेशानी होता है। इस रोग में श्वास नली इससे प्रभावित होता है। इसमें श्वास नली जो है उसका जो पेशी है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के दोस्तों बाद क्या होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में बलगम बनता है। बलगम का निर्माण होने के कारण इसका जो दोस्तों श्वास नली है, मार्ग है, वो दोस्तों संकृत हो जाता है या अवरुद्ध हो जाता है और रोगी को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। इसे ब्रोंकियल अस्थमा हम लोग कहते हैं या दमा कहते हैं। तो हम लोग समझ गए। अब ये होता क्यों है साथियों, इसका हम लोग को कारण भी लिखना है, कारण, लक्षण सब लिखना है। तो कारण है कि पारिवारिक इतिवृत्ति। दोस्तों इसका कारण होता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, मतलब इतिवृत्ति का मतलब होता है कि आपका पारिवारिक हिस्ट्री कहीं ना कहीं दमा से जुड़ा हुआ है, अस्थमा से जुड़ा हुआ है, पूर्व में किसी को होते आ रहा है, तो ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि एलर्जी प्रतिक्रिया, मतलब दोस्तों जैसे गंध, पेड़ पौधे, घास, धूल, मिट्टी आदि। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे चीज़ों से भी एलर्जी होता है, तो यही कहता है कि दोस्तों एलर्जी प्रतिक्रिया मतलब एलर्जी रिएक्शन, कि आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, जैसे धूल, कण, पेड़ पौधा, किसी चीज़ के गंध से, तो ये भी कारण हो सकता है अस्थमा होने का। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से जो श्वास नली होता है इसमें क्या होता है, प्रभावित होने लगता है, म्यूकस जम जाता है उसमें। ये जो पेशी है वो पेशी जो नॉर्मल से है, देखते हैं यहाँ पे शुक्र, दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल पेशी है, नॉर्मल पेशी से यहाँ पे देख रहे हैं ये सिकुड़ गया है। तो यही दोस्तों क्या होता है, सिकुड़ने से श्वास नली प्रभावित होने लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कारण में है। दोस्तों क्या हो सकता है, कारण में वायु प्रदूषण हो सकता है, अत्यधिक तनाव लेने से दोस्तों हो सकता है, धूम्रपान, स्मोकिंग अत्यधिक करने से होगा, तापमान में परिवर्तन होने से दोस्तों दम फूलने लगता है, कुछ दवाइयाँ जैसे दोस्तों क्या होता है एस्पार्टिन, बेटा ब्लॉकर्स आदि। दोस्तों होता क्या है कि कुछ दवाइयाँ के लेने से भी आपको अस्थमा का प्रॉब्लम होगा। वायरल श्वसन मार्गीय संक्रमण जैसे जुकाम, मेनिंजाइटिस आदि। दोस्तों क्या होगा कि वायरल जैसे कोई संक्रमण है जो कि श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, वैसे चीज़ों से होगा। कुछ जो है व्यवसाय जैसे दोस्तों
दोस्तों रुई घुनना, पत्थर का काम, खदान में काम करना से भी क्या होता है, अस्थमा होता है। तो हम लोग देख लिए कि अस्थमा किन किन कारण से होगा, या तो परिवार के इतिवृत्ति से होगा, मतलब फैमिली का जो बैकग्राउंड है उससे, या दोस्तों आपका जो है एलर्जी रिएक्शन से होगा, वायु प्रदूषण से होगा, तनाव से भी अस्थमा हो सकता है, धूम्रपान करने से होगा, तापमान में परिवर्तन होने से होगा, कुछ दवाइयों के लेने से हो सकता है, वायरल श्वसन मार्गीय इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कुछ व्यवसाय के कारण भी हो सकता है, जैसे पत्थर है, कल कारखाने है, रुई है, ये सब के व्यवसाय में दोस्तों होने से भी, इसके डस्ट पड़ने से भी अस्थमा हो सकता है। तो ये तो हो गया कारण। अब हम लोग सिम्टम्स लिखना होगा कि इसका लक्षण क्या क्या होगा जब अस्थमा होगा तो क्या क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों सांस लेने में परेशानी होगा, सीना कड़ा होना, दोस्तों चेस्ट टाइट होने लगेगा, अकड़ने लगेगा चेस्ट, सांस लेने में आवाज़ दोस्तों आएगा, जब सांस लेंगे तो घर घर का दोस्तों जो आवाज़ आता है आवाज़ आने लगेगा, सांस तेज चलने लगेगा, धड़कन बढ़ जाएगा, बेचैनी होने लगेगा, सांस बाहर छोड़ने में अधिक समय लगेगा, पसीना आएगा, गाढ़ा दोस्तों क्या होगा, गाढ़ा बलगम आएगा। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है। अगर आपके अंदर दिखाई देता है अस्थमा तो यही चीज़ें है जो कि 9 सिम्टम है। 9 सिम्टम में क्या देखे हैं, गाढ़ा बलगम आएगा, पसीना आएगा, सांस तेज़ी से चलेगा, बेचैनी होगा, धड़कन बढ़ जाएगा, उसके बाद दोस्तों है दम फूलने लगेगा, वही सांस लेने में परेशानी होगा, सीना करने लगेगा, सांस लेने में आवाज़ आएगा, सांस तेज हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो कि लक्षण दिखाई देगा अस्थमा में। इसका निदान क्या हो सकता है साथियों, डायग्नोसिस जो है, तो दोस्तों हिस्ट्री टेकिंग मतलब इतिवृत्ति लेना, मतलब आपका निदान करने का है कि फैमिली का जो दोस्तों बैकग्राउंड है, जो इतिहास है अस्थमा से जुड़ी हुई, उसको कलेक्ट किया जाएगा, लिया जाएगा, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों है PFT मतलब पुल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट है उसको किया जाएगा, PFT किया जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों ABG होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज होता है, मतलब जो आपको दोस्तों नसें हैं, जो दोस्तों धमनी है, वहाँ पे ब्लड का क्या है रूप देखने को मिलेगा। ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा निदान में, CBC टेस्ट होगा, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाएगा। उसके बाद है 8वां है त्वचा का हाइपर सेंसिटिव टेस्ट होगा। दोस्तों इन सारे चीज़ों है निदान के थ्रू क्या होगा, इसका उपचार संभव किया जाएगा, किसका, अस्थमा का। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं। तो हम लोग क्या देख लिए, अस्थमा क्या है वो देख लिए, हम लोग देख लिए उसका कारण देख लिए, हम लोग यहाँ पे निदान भी देख लिए, और दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे लक्षण भी देख लिए। तो ये सब चीज़ें निदान में क्या क्या हो सकता है कि उसका हिस्ट्री जो चीज़ें है उसको कलेक्ट किया जाएगा, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा एक्सरे का, PFT किया जाएगा, पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा तो होता है, ABG मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेज, ये भी टेस्ट होता है, ब्रोंकोस्कोपी द्वारा इसको किया जाएगा, CBC टेस्ट किया जाएगा, त्वचा का हाइपर सेंसिटिव टेस्ट भी किया जाएगा, और इन सब करने से इसका डायग्नोसिस संभव हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग इसके जटिलता की तरफ चलते हैं कि इसका जटिलता क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों इसका जो जटिलता है, खून में O2 की कमी हो जाएगा। दोस्तों एक जटिल समस्या है जिसके अंदर दोस्तों अस्थमा होता है, एक जटिल समस्या है कि खून में जो O2 का लेवल होता है वो कमी हो जाएगा, और खून में O2 की कमी को, ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि खून में O2 की कमी को क्या कहते हैं, तो हाइपोक्सीमिया कहते हैं। अम्लता जो दोस्तों है एसिडोसिस हो जाएगा, संवातन कम होगा, मतलब रिस्पायरेटरी फेलुअर होने लगेगा, राइट साइड हार्ट फेलुअर मतलब दोस्तों राइट साइड का जो हार्ट है वो फेल होने लगेगा। उसके बाद वक्ष में हवा भरने लगेगा दोस्तों, जिसको हम लोग न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, और मृत्यु मतलब डेथ हो सकता है। दोस्तों इस सब इसका जटिलता है कि अस्थमा होने पर ये सारी चीज़ें आपको इन्फेक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों प्रभावित हो सकता है। क्या क्या, तो आपको खून में ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएगा, अम्लता आपको शरीर में हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद संवातन कम होगा, मतलब आपका जो श्वास लेने का क्षमता है उसमें फेल हो जाएगा, राइट साइड जो हार्ट है वो फेल हो सकता है, वक्ष में हवा भर जाएगा जिसे हम लोग न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, और मृत्यु हो सकता है इससे। तो ये सारी जटिलता है जो कि संभव है इसमें होने का। अब हम लोग इसके उपचार की तरफ चलते हैं साथियों। जब इसका सब चीज़ हो जाएगा तो उपचार क्या है, तो संक्रमण के उपचार हेतु दोस्तों एंटीबायोटिक ड्रग जैसे एमिकासिन एवं जेंटामाइसिन दिया जाता है। दोस्तों इसके उपचार में संक्रमण से अगर हुआ है ये दमा तो उसके लिए दोस्तों एमिकासिन एंटीबायोटिक और जेंटामाइसिन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एमिकामाइसिन और जेंटामाइसिन किस में दिया जाता है, तो दोस्तों एंटीबायोटिक दवा है, ये संक्रमण में दिया जाता है। दूसरा है न्यूबिलाइजेशन देने हेतु दवाइयाँ जैसे अस्थालिन। दोस्तों अस्थालिन जो है न्यूबिलाइजे में रख के उसका क्या है, रोगी जो अस्थमा वाले पेशेंट है वो इसका श्वास लेते हैं। उसके बाद तीसरा है दोस्तों यहाँ पे है कार्टिकोस्टेरॉइड। जी हाँ दोस्तों, तीसरा है कार्टिकोस्टेरॉइड जैसे हाइड्रोटीस्टोन और प्रेडिनिसोलोन आदि दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका उपचार है। चौथा है कि ब्रोंकडाइलेटर जैसे एमिफोलाइन और
थियोफाइलिन दोस्तों इसमें क्या होगा, ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। पाँचवा है एंटीकोलिनर्जिक दवाई जैसे दोस्तों इप्रोपियम और ब्रोमाइड, मतलब इप्रोटियम ब्रोमाइड आदि। दूसरा है नम ओटी थेरेपी भी देनी चाहिए दोस्तों, जो ऑक्सीजन का थेरेपी होता है वो भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी दवाइयाँ हैं। आप मुख्य रूप से क्या याद रखिएगा इसके उपचार में कि संक्रमण के उपचार हेतु दोस्तों एंटीबायोटिक ड्रग दिया जाएगा, जो ये दो प्रकार है। उसके बाद नेबुलाइजर में जो दवा होता है उसमें अस्थालिन गोली दिया जाता है और उससे गंध लिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों कार्टिकोस्टेरॉइड, मतलब आपके जो हृदय होता है उसमें दोस्तों अगर प्रॉब्लम है तो ये हाइड्रोकोर्टिसोन और पेरेंडिएसोलोन दिया जाता है। उसके बाद है ब्रोंकोडायलेटर दिया जाएगा, उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक दवाई दिया जाएगा और उसके बाद ओटी का थेरेपी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उपचार में होता है। अब दोस्तों जिसको अगर अस्थमा होता है तो उसके नर्सिंग मैनेजमेंट देखभाल कैसे होता है, चलिए देखते हैं। नर्सिंग देखभाल दोस्तों इसमें जो होता है अस्थमा वाले पेशेंट को जो दिया जाता है वो होता है कि रोगी को शांत, आरामदायक तथा अच्छा संवातन युक्त वातावरण प्रदान करे। दोस्तों संवातन का मतलब होता है कि सांस लेने वाले योग्य वातावरण तैयार करे और अच्छा शांत माहौल में। दूसरा है रोगी को फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाउलर पोजीशन आराम कराने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो ही फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर प्रदान करे। तीसरा है चिकित्सक आदेशानुसार रोगी को स्टीम इन्हेलेशन दे तथा एल्बुटामोल के साथ निबुलाइजर करे। दोस्तों यहाँ पे चिकित्सक के अनुसार जो है स्टीम जो भाप होता है उसका दोस्तों इन्हेलेशन दे, या दोस्तों जो सल्बुटामोल दवा है उसको रख के निबुलाइजर में दे। उसके बाद चौथा है रोगी को कृत्रिम ऑक्सीजन प्रदान करे। दोस्तों जिसको अस्थमा होता है उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, और जिसको ऑक्सीजन का दोस्तों प्रॉब्लम होता है तो उसको कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है। पाँचवा है रोगी को चिकित्सक आदेशानुसार सभी दवाइयाँ सही समय पर दे। जिसको दोस्तों अस्थमा हुआ है उसको सही समय पर दवाइयाँ देना चाहिए नर्स को। छठा है रोगी को ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शनिंग करे। दोस्तों जो रोगी के अंदर अगर दोस्तों ज़्यादा बलगम भर जाता है तो उसके जो ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शनिंग मतलब चूसना होता है दोस्तों, मतलब बाहर निकालना उसके बलगम को, ये चीज़ें करना चाहिए। सातवां है चेस्ट फिजियोथेरेपी दे, जैसे दोस्तों पॉस्चुरल ड्राइंजिंग द्वारा श्वसन मार्ग में जमा स्रावों को हटाना। तो ये दोस्तों होता है चेस्ट थेरेपी। रोगी को कॉफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखते हैं नौमा है कि रोगी को बार बार बिस्तर पर स्थिति बदलने को कहे, मतलब जो पेशेंट है उसको बार बार अपने पोजीशन चेंज करने को कहे। 10वां है रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा दे ताकि वो अपने आप को दोस्तों मजबूती प्रदान कर सके। 11 है अस्थमा के अटैक के दौरान रोगी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद है 12 नंबर है ऐसे पदार्थ जो रोगी को एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगी से दूर रखे। 13 है रोगी को धूम्रपान तथा शराब के सेवन से दूर रखने को सलाह कर दे। उसके बाद है चौथा है 14 नंबर रोगी को पर्याप्त व्यक्तित्व स्वच्छता बनाए रखने को सलाह दे। और इसमें और पॉइंट लिख सकते हैं कि बाहर निकलने पर रोगी को मास्क लगाने को जरूर कहे, फेस मास्क। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि दोस्तों हम लोग देख लिए ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा में हर एक चीज़ों को देख लिए, लक्षण से लेकर निदान और इसका नर्सिंग प्रबंधन भी हम लोग देख चुके हैं। तो पूछेगा तो आराम से लिख देंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है क्वेश्चन देखिए कि रोगी को आरामदायक वातावरण स्थिति प्रदान करे, मास्क फेस मास्क दे, इनहेलर में दवा साथ ले जाकर कहीं भी जाए तो साथ ले जाने को बोले। यदि रोगी मौसम के बदलाव से परेशान होता हो तो वहाँ पे दोस्तों सावधानी बरतने को कहे। यदि आवश्यक हो तो बाहर निकलते समय फेस मास्क लगाने को कहे। रोगी को पर्याप्त आराम व नींद लेने को सलाह दे। ये दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो एक नर्स है वो सहायता इस प्रकार से कर सकती है अस्थमा वाले पेशेंट को। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं साथियों सीधा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों अगर एक क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इसमें दोस्तों कुछ ऐसे थेरेपी है जो थेरेपी के बारे में शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, इसी क्वेश्चन में दोस्तों थेरेपी वाला भी पढ़ना है। तो चौथा साथियों कहता है कि डिफाइन जो है साइकोसोशल थेरेपी क्या है और राइट टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसका दोस्तों उद्देश्य लिखना है और इसके प्रकार लिखना है, मतलब साइकोलॉजिकल जो साइकोसोशल थेरेपी है उसका। इसका हिंदी होता है मनोसामाजिक उपचार, मतलब जो दोस्तों मन है उसका सामाजिक रूप से कैसे जो है उपचार किया जाता है उसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आमतौर पे लिखा है उत्तर में कि मनोसामाजिक उपचार या थेरेपी है क्या, मतलब जो साइकोसोशल थेरेपी है ये है क्या। तो मानसिक विकृतियों विशेषकर जो दोस्तों मनोस्नायु विकृतियों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार ही मनोचिकित्सा कहलाता है। मनोचिकित्सा विचारों और अनुभूतियों, शारीरिक अनुभव और संबंधों का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पद्धतियों की अच्छी तरह समझने की प्रक्रिया है। दोस्तों ये जो मनोचिकित्सा जो सामाजिक उपचार
उपचार है, एक कहता है कि मानसिक विकृतियाँ, मतलब मानसिक विकृतियाँ के मतलब होता है कि दोस्तों प्रॉब्लम, समस्या, कि मानसिक जो प्रॉब्लम है, जो विकृतियाँ हैं, विशेषकर जो मनोस्नायु विकृतियाँ, जो मन के दोस्तों जो सोचने का जो विकृति है, उसमें दोस्तों उपचार करने का यह क्या है, मनोचिकित्सा पद्धति है, जो कि दोस्तों मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। उसी को हम लोग मनोसामाजिक उपचार या थेरेपी कहते हैं। दोस्तों मनोसामाजिक उपचार को सीधा समझिए कि यह आसपास के दोस्तों वातावरण, घरेलू या दोस्तों आपके मन को दोस्तों ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से दोस्तों इसको देखा जाता है, और दोस्तों उसको आपको आसपास के वातावरण, घर के हर एक चीज़ों को देखकर और उसको दोस्तों इलाज के लिए किया जाता है, उसको थेरेपी प्रदान किया जाता है, वही चीज़ें हैं। मनोचिकित्सक विचारों, अनुभूतियों, शारीरिक अनुभव और संबंधों का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। दोस्तों जो मनोचिकित्सक विचार है, ये क्या करता है, आपके अनुभूति, शारीरिक अनुभव और संबंधों का परीक्षण करने का क्या है, एक प्रक्रिया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पद्धतियों को अच्छी तरह समझने की प्रक्रिया है। दोस्तों इसमें आपके जीवन और पारिवारिक इस सारी पद्धति को समझा जाता है, आपके आसपास के वातावरण को भी समझा जाता है मनोसामाजिक उपचार या थेरेपी में। तो आप लोग समझ गए, नाम ही है कि मनोसामाजिक, मतलब आपके मन का सामाजिक तौर पे, चाहे घरेलू हो, पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, आपके मन के विचार, संबंध, ये सारे चीज़ों को सामाजिक तौर पे उपचार किया जाएगा, वही दोस्तों होता है मनोसामाजिक उपचार या थेरेपी। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक वैज्ञानिक ने बताया कि लैंडियस और बोलेस ने कि दोस्तों मानव मन पर प्रभाव डालने की क्रिया ही मनोचिकित्सा कहलाता है। मतलब दोस्तों मानव के मन पे जो भी प्रभाव डाला जाएगा वही क्या होगा, मनोचिकित्सा होगा, जिसका उद्देश्य रोग या उपचार, रोगों से मुक्त होती है। दोस्तों जिसका उद्देश्य होता है कि रोगों का उपचार या रोगों से मुक्ति दिलाना होता है। तो ही लैंडियस और बोलेस ने बोले थे। अब है दोस्तों कि मनोचिकित्सा के कितने प्रकार होगा, यहाँ पे प्रकार भी लिखना था। तो मनोचिकित्सा का जो प्रकार होता है दोस्तों, मनोचिकित्सा का जो प्रकार है, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा होता है, इंडिविजुअल फिजियोथेरेपी होता है। उसके बाद होता है व्यवहारिक मनोचिकित्सा, मतलब दोस्तों बिहेवियर साइकोथेरेपी होता है। अंतर्व्यक्ति मनोचिकित्सा मतलब इंटरपर्सनल थेरेपी होता है। मिलिय चिकित्सा होता है, मिलिय थेरेपी होता है। समूह मनोचिकित्सा होता है, मतलब ग्रुप साइकोथेरेपी होता है। सकारात्मक मनोचिकित्सा होता है, मतलब सपोर्टिव साइकोथेरेपी होता है। सम्मोहन चिकित्सा होता है, जो मतलब हाइप्नोसिस थेरेपी होता है। मनोविश्लेषण मतलब साइकोनालाइसिस होता है। अनुप्रक्रिया चिकित्सा मतलब अब्रेक्शन थेरेपी होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पे प्रक्रिया टाइप्स है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं। तो साथियों आपको याद रखना पड़ेगा, ये 9 टाइप का प्रकार है। कौन कौन है कि व्यक्तिगत प्रकार है, व्यवहारिक प्रकार है, अंतर्व्यक्ति मनोचिकित्सा, इंटरपर्सनल, मिलिय चिकित्सा है, उसके बाद समूह मनोचिकित्सा है, सकारात्मक मनोचिकित्सा है, सम्मोहन मनोचिकित्सा है, मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा है, अनुप्रक्रिया मनोचिकित्सा है। तो दोस्तों इसमें से तो 6 याद ही रहेगा, 3 जो कठिन है वो है आपको अंतर्व्यक्ति इंटरपर्सनल थेरेपी। उसके बाद दोस्तों है आपको यहाँ पे दिक्कत होगा सम्मोहन थेरेपी में, और उसके बाद होगा कि मनोविश्लेषण में। तो ये 3 याद रखिए, बाकी सभी आपको याद ही हो जाएगा, 1-2 बार देखिएगा तो मिलिय चिकित्सा में भी प्रॉब्लम होगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया प्रकार। अब हम इसको देखते हैं टाइप्स। दोस्तों मनोचिकित्सा जो होता है, मनोसामाजिक चिकित्सा, उसका ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है क्या, क्यों ये होता है। तो रोगी को चिंता कम करने के लिए, दोस्तों रोगी को चिंता कम करने के लिए, रोगी को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए। उसके बाद है कि रोगी को वास्तविक का बोध कराया, उसकी सीमाओं व क्षमता को पहचानने में सहायता कराता है। दोस्तों जो मनोसामाजिक चिकित्सा है, इसका उद्देश्य है कि रोगी को चिंता को कम करना, रोगी को वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कराना, रोगी को दोस्तों वास्तविक जो बोध है उससे दोस्तों उसके सीमाओं में रहना और उसके क्षमताओं को पहचानना, रोगी को रोग के दौरान प्राप्त अनुभवों को समझने व विश्लेषण का योग बनाना ताकि रोगी घबराए नहीं। 5वां है कि मनोरचनाएं के सही प्रबंध, सीमित मात्रा में उपयोग में सहायता करना। उसके बाद स्वयं को एकीकृत करने में वृद्धि करना, मतलब अपने आप को दोस्तों यूनिटी बनाने में, सामाजिकरण में सहायता करना, पुनर्वास में सहायता करना, अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि में सहायता करना। उसके बाद है दोस्तों 10वां है, कहता है कि रोग के लक्षणों को कम या समाप्त करना और रोगी में जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। तो दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे लगभग देख चुके हैं कि जो आपका जो फिजियोथेरेपी है, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो साइको सोशल फिजियोथेरेपी है वो तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, उसका उद्देश्य भी देख लिए, उसका दोस्तों यहाँ पे टाइप्स भी देख लिए। तो अब हमको दोस्तों इसमें जो मैंने बताया कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछता है तो दोस्तों आपसे इस शॉर्ट नोट्स में कुछ जो थेरेपी हम लोग ऊपर में देखे हैं, टाइप्स देखे हैं, उसमें से आपको कुछ पूछ देगा नोट्स में, एक आध नोट्स में पूछ देगा। तो आपको दोस्तों जो 5 नंबर में होगा, तो चलिए वो हम अभी ही क्यों नहीं देख ले, तो चलिए हम लोग देखते हैं।
तो साथियों एक बार हम इसका उद्देश्य और देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य है कि रोगी को चिंता कम करना, रोगी को वातावरण से सामंजस्य दिलाना, रोगी को वास्तविकता के एक सीमा तक रहना, रोगी को रोग के दौरान जो है समझने और विश्लेषण का योग बनाना, मनोरचनाएँ का सही प्रबंध और उसका उपयोग करवाना, स्वयं को एकीकृत मतलब और क्षमता में वृद्धि करवाना, समाजीकरण में सहायता करना, उसके बाद है पुनर्वास में सहायता करना, अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करने में सहायता करना, रोगी के लक्षणों को कम या समाप्त करने में दोस्तों इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद है रोगी में जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। ये सारे चीज़ें उद्देश्य है दोस्तों साइको सोशल थेरेपी का। अब दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वो क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछेगा तो आपसे इसमें से दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि एवर्जन थेरेपी होता है मतलब विरुचि उपचार। उसके बाद है मिलिए थेरेपी, वातावरण परिवर्तित करके उपचार, हम लोग ऊपर में देखे हैं। व्यवहारिक चिकित्सक मतलब बिहेवियर थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा मतलब एक्यूपेशनल थेरेपी, समूह चिकित्सा मतलब ग्रुप थेरेपी और ज्ञान संबंधी चिकित्सा मतलब कॉग्निटिव थेरेपी। दोस्तों इस 5 में से 6 में से मैं बता दूं साथियों, तो इसमें से आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों जो है बी रुचि मतलब आपके जो रुचि है दोस्तों, उसके रुचि में आपको जो पेशेंट है दोस्तों अगर होगा तो उसके रुचि में बदलाव करके, उसके इंटरेस्ट में बदलाव करके दोस्तों ऐसा थेरेपी दिया जाएगा जो उसके जो रुचि होगा उसमें बदलाव करके उससे उपचार दिया जाएगा, वही बिरुचि थेरेपी होता है। और इसमें दोस्तों डिटेल में लिखिएगा, 5 नंबर का होगा तो डिटेल में लिखिएगा। मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखना होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे ऐसे। बी नंबर में है वातावरण परिवर्तित करके उपचार करना। दोस्तों मिली थेरेपी में होता है कि आपके आसपास के जो वातावरण है, जिस वातावरण में रह रहे हैं, अगर वातावरण से अगर आपको इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके वातावरण में चेंजेज करके उसको वातावरण में आसपास चाहे आपके परिवार का माहौल हो, समाज का माहौल हो, ये सारी चीज़ें आपके समुदाय का कुछ ऐसा माहौल हो, तो यही सब वातावरण होता है। तो इसी वातावरण में आप रह रहे हैं, अगर वातावरण आपको सूट नहीं कर रहा है तो वातावरण में दोस्तों परिवर्तित करके क्या किया जाएगा, आपको ठीक उपचार किया जाएगा। तो ही होता है दोस्तों कि मिली थेरेपी होता है। सी है कि बिहेवियर व्यवहारिक चिकित्सा। दोस्तों व्यवहारिक चिकित्सा होता है कि बिहेवियर आपका दोस्तों ठीक करके आपका बिहेवियर में सुधार लाकर जो है वो थेरेपी दिया जाता है। तो वही दोस्तों बिहेवियर थेरेपी होता है जिसमें आपको व्यवहार को दोस्तों बदला जाता है, आपको जो व्यवहार है वास्तविकता उससे दोस्तों अलग किया जाता है, आपके चेंजेज लाया जाता है बिहेवियर में और उससे धीरे धीरे उसी थेरेपी को देकर आपको ठीक किया जाता है। आपको मतलब दोस्तों जो साइकोथेरेपी के लायक होंगे, जो मनोचिकित्सा में ग्रसित होगा। उसके बाद है व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ग्रुप थेरेपी या दोस्तों आपसे पूछा जाएगा बिहेवियर थेरेपी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो समूह चिकित्सा है इसमें आपको समूह में रह के आपको आसपास में जो व्यक्ति है, अगर आपको दोस्तों अकेला में प्रॉब्लम होता है तो आपको समूह में रहने को बोला जाएगा। इससे होता क्या है कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि समूह चिकित्सा में किया जाता है, थेरेपी दिया जाता है। उसके बाद है ज्ञान संबंधी चिकित्सा। दोस्तों आपको ये ज्ञान दिया जाएगा कि आपको इस बीमारी में कैसे रहना है, आपको अंदर ये बीमारी हुआ है तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, आप इस ज्ञान का कैसे लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ज्ञान संबंधी चिकित्सा मतलब कॉग्निटिव थेरेपी में दिया जाता है। तो ये जो 6 है बिरुचि उपचार, वातावरण परिवर्तित, व्यवहारिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, समूह चिकित्सा और ज्ञान संबंधी चिकित्सा, ये आप लोग याद रखिएगा, आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एवर्जन थेरेपी होता क्या है, बिरुचि उपचार। साथियों व्यक्ति के किसी व्यवहार या आदत को जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार या वांछित न हो उससे दोस्तों बदलने के लिए उसे अधिकतर जो है या कष्टदायक वातावरण में रखना ताकि वह अपने आदत को बदल ले, एवर्जन थेरेपी कहलाता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके दोस्तों जो स्वभाव है, जो व्यवहार है उसके दोस्तों जो आम लोगों को दोस्तों क्या है, जो जैसे व्यवहार है वो सबके लिए दोस्तों स्वीकार होता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम होगा, उसके विचार व्यवहार में प्रॉब्लम आएगा, तो उससे दोस्तों एक ऐसे वातावरण तैयार किया जाता है जहां पे उसे बदलकर और उसे दोस्तों ठीक किया जाता है। तो यही होता है दोस्तों बिरुचि उपचार, मतलब आपके जो रुचि है उससे अलग किया जाता है, एक अलग वातावरण तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए अंगूठा चूसना, थंब सक्शन, अंगूठा या उंगली चूसने से बच्चा संक्रमण का शिकार हो सकता है, अतः इस आदत को अवांछनीय माना गया है। इसको छुड़ाने के लिए अंगूठे या अंगुली पर कड़वे पदार्थों जैसे नीम आदि को लगा दिया जाता है। एक कड़वे पदार्थ बच्चे को जो है दोस्तों यहाँ पे अरुचिकर होते हैं, इस प्रकार का बच्चा अंगूठा को चूसना बंद कर देता है। मतलब आप लोग समझ गए कि अंगूठा चूसन, थंब सक्शन में होता क्या है कि बच्चा दोस्तों देखते हुएगा कि वो अपना अंगूठा चूसता रहता है। तो हो सकता है दोस्तों अंगूठा से दोस्तों अगर उसका हाथ या पैर दोस्तों कहीं गलत जगह पे गया हो तो हो सकता है उससे संक्रमण भी हो जाए मुंह के रास्ते। तो दोस्तों यही कहता है कि उसे इससे दूर करने के लिए, आदत छुड़ाने के लिए उस पर कोई ऐसे कड़वे दोस्तों पदार्थों का लेप लगाया जाता है जिससे अगर वह
मुंह में 1-2 बार रखे और उससे हानिकारक भी ना हो, क्योंकि नीम दोस्तों कड़वा होता है जानते हैं, और वो हानिकारक भी नहीं होता है। तो वैसे में होता क्या है कि वो जैसे ही मुँह में रखेगा तो उसे कड़वा लगेगा तो 1-2 बार रखते रखते क्या करेगा, छोड़ देगा। तो वही दोस्तों होता क्या है, बेरुचि, मतलब आपको जिसमें रुचि नहीं है और वो चीज़ से आपको ठीक किया जाएगा, तो वही होता है बेरुचि उपचार। मतलब आपको जो पसंद नहीं है, जो दोस्तों लोगों को पसंद नहीं है और उसी में वातावरण में आपको ठीक किया जाएगा, वही होता है बेरुचि उपचार। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वातावरण परिवर्तित करके उपचार, मतलब मिली थेरेपी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिली थेरेपी क्या है। तो दोस्तों मानसिक विकार या अनुचित सामंजस्य की चिकित्सा जो रोगी को मौजूदा जीवन परिस्थितियों और वातावरण में इस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन करके की जाती है जिससे अन्य प्रकार की सहायता या चिकित्साओं की प्राथमिकता बढ़ जाती है, उससे दोस्तों मिली थेरेपी कहते हैं। इसे सिचुएशन थेरेपी भी कहते हैं। इस वातावरण में सुरक्षित भौतिक परिवेश होता है, सभी उपचार दल के सदस्य होते हैं, मनोरोगी को इसकी चिकित्सा अनुरूप स्वास्थ्य वातावरण प्रदान कर उसका रोग ठीक करना उद्देश्य होता है। इस चिकित्सा को निम्नलिखित लक्ष्य है। दोस्तों मैंने क्या बताया पहले ही कि वातावरण परिवर्तित करके उपचार करना, मतलब इसमें स्पष्ट तौर पे दोस्तों है कि अगर कोई मानसिक रूप से विकार व्यक्ति है, मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति है, तो उससे जो मौजूदा दोस्तों वातावरण है, उस वातावरण से दोस्तों अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसे एक थेरेपी तैयार किया जाता है, वातावरण परिवर्तन किया जाता है, कुछ बदलाव लाया जाता है वातावरण में। तो दोस्तों उसको क्या किया जाता है, मिली थेरेपी कहते हैं, और उसको अलग वातावरण तैयार करके वहाँ पे उसको उपचार दिया जाता है ताकि वो रोग के ठीक किया जा सके, इस उद्देश्य से। तो ही होता है वहाँ पे दोस्तों जो दल होता है चिकित्सा का, उसको दोस्तों एक अलग वातावरण तैयार करके और उस थेरेपी को दिया जाता है। तो ये लोग आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसका जो कुछ लक्ष्य है मिली थेरेपी का, वो है कि वार्ड के अंदर रोगी के लिए प्रति चिकित्सीय वातावरण को कम से कम करना, मतलब जो एंटी थेरेपिक है उसको कम किया जाएगा। चिकित्सालयों में लंबे उपचार को प्रारंभिक आरोग्य लाभ में सहायता कर कम से कम करना। अनुकूलित व्यवहार जो हतोत्साहित करना हो, मिली थेरेपी अपनाई जाती है। मनोरोग को स्वतंत्रता एवं लाभदायक वातावरण प्रदान करना जिसमें वह बात कर सके और अपने भावों को, मतलब दोस्तों सीधा तौर पर समझिए कि जो दोस्तों मिली थेरेपी है वातावरण में चेंज लाकर, कि आपके वातावरण में चेंज लाके आपको ठीक किया जाएगा और आपको दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यवहार में ढालने को, वातावरण में ढालने को कोशिश किया जाएगा। उसी प्रकार से जो थेरेपी तैयार किया जाएगा वही होता है मिलीनिया थेरेपी। मिली थेरेपी निम्न सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत देख लीजिए। कहता है कि मिली थेरेपी में आदर्श वातावरण दोस्तों भाव आदर्श उत्पन्न करता है, मतलब अच्छा वातावरण अच्छा भाव अच्छा चीज़ें उत्पन्न करेगा। भारतीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अतः रोगी के लिए उत्पन्न वातावरण में प्रजातंत्र के आदर्शों के ध्यान में रखा जाता है। बदले वातावरण में रोगी अपनी चिकित्सा स्वयं करने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता आत्मविश्वास सुधरने लगता है। अच्छा वातावरण से सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है व्यवहार करने के लिए इसी प्रकार के आवश्यक वातावरण दोस्तों व्यक्ति को बनाया जाता है। असहाय व्यक्ति को सहायता के लिए अपने निकटतम व्यक्ति से सहायता की मांग करता है। जब वातावरण दोस्तों सुधर जाएगा तो सहायता मांगे जाने पर सक्षम व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में प्रायः सहायता करने में तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर सुरक्षित वातावरण में किसी से आप सहायता मांगते हैं, सही वातावरण में जो सभी के लिए है, तो वो सभी दोस्तों एक दूसरे को मदद करता ही है। तो ये हो गया। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग मिलेनियम थेरेपी में देख सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं कि वातावरण में दोस्तों चेंजेज लाकर जो व्यक्तियों जो दोस्तों मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो, सूटेबल हो, वैसा वातावरण तैयार किया जाता है और उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही होता है। अब साथियों हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्यवहारिक चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपर। तो दोस्तों बिहेवियर थेरेपर में होता क्या है कि व्यवहार जो है चिकित्सा व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है जो सीखने या अनुकूल से सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसके अनुसार जो है कुछ समायोजित व्यवहार को भी अनुकूल व शिक्षा द्वारा उचित व्यवहार में बदला जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि व्यवहारिक चिकित्सा दोस्तों की एक अच्छे चिकित्सा यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्यवहारिक चिकित्सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि बिहेवियर थेरेपी पर शॉर्ट नोट्स 5 नंबर का। तो साथियों यहाँ से ध्यान से देखिए, व्यवहारिक चिकित्सा व्यवहार संशोधन दोस्तों जो होता है, मतलब व्यवहार में दोस्तों चेंजेज लाकर यहाँ पे जो थेरेपी दिया जाता है, मतलब जो व्यवहारिक चिकित्सा है व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है, मतलब आपके बिहेवियर में संशोधन मतलब चेंजेज लाएगा, जो सीखने व अनुकूल के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब सामंजस्य बैठाने का, जिसके अनुसार कुछ समायोजन व्यवहार को भी अनुकूल व शिक्षण द्वारा उचित व्यवहार में बदला जाता है। मतलब जो दोस्तों व्यवहारिक थेरेपी चिकित्सा है, तो दोस्तों ये है कि ये अनुकूल परिस्थितियों में दोस्तों सीखने और दोस्तों समायोजन बैठाने का एक सिद्धांत है, आधारित है, जो कि दोस्तों प्रतिकूल स्थिति में कुछ समायोजन व्यवहार को भी यह अनुकूल बनाता है और शिक्षण के द्वारा ये क्या करता है, व्यवहार को बदलता है। मतलब दोस्तों सीधा तौर पे समझिए कि बिहेवियर थेरेपी आपके व्यवहार में चेंजेज लाकर, अगर किसी भी चीज़ से आप व्यवहार में दोस्तों सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, तो उसको दोस्तों ऐसा टेक्निक है बिहेवियर थेरेपी जो आपके व्यवहार में चेंजेज लाएगा, जिससे आप कहीं भी दोस्तों किसी के साथ जो है वो आप संशोधन कर लेंगे, समायोजन बैठा लेंगे, तो ही होता है बिहेवियर थेरेपी।
बिहेवियर थेरेपी में दोस्तों होता क्या है कि बिहेवियर थेरेपी का कुछ टेक्निक है। क्या टेक्निक है? तो अरुचि चिकित्सा। हम लोग अभी पढ़े हैं अवर्जन थेरेपी। तो अवर्जन थेरेपी है क्या? तो साथियों अवर्जन थेरेपी है जो कि ऐसा दोस्तों लत जो कि गलत है, लेकिन दोस्तों उसी लत में आपको ठीक किया जाता है, उसी वातावरण में आपको ठीक किया जाता है, लेकिन उसका दोस्तों तरीका क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए दोस्तों क्या है? हानिकारक है, लेकिन दोस्तों उसी में आपको बदलाव लाकर उसी के थ्रू ठीक किया जाता है। वही होता है एवर्जन थेरेपी, मतलब अरुचि। जैसे दोस्तों हम लोग क्या पढ़े हैं कि बच्चा को अंगूठा क्या है? पसंद होता है चूसना बच्चे में, तो वो चूसते रहता है। अब हो सकता है उससे दोस्तों क्या हो कि उससे संक्रमण होने का डर रहता हो, तो उसको उस आदत छुड़ाने के लिए उस पर दोस्तों कुछ कड़वे चीज़ का लेप लगाते हैं, जो वो बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे वो आदत को छोड़ देता है। तो वही चीज़ें है अरुचि थेरेपी। तो दोस्तों उसके बाद है दूसरा है क्रमबद्ध दोस्तों विसंवेदीकरण, मतलब दोस्तों सिस्टमैटिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये होता है दोस्तों कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को धीरे धीरे उस वातावरण या वस्तु के पास लेकर जाया जाता है जिसके कारण उससे चिंता या भय उत्पन्न होता हो। अतः व्यक्ति उस वस्तु द्वारा उत्पन्न चिंता, वस्तु, भय में कमी या भय को समाप्त करने में सक्षम होता है। दोस्तों ये जो क्रमबद्ध संवेदनीकरण है, ये कहता है कि दोस्तों बड़ा ये अजीब तरीका का है। मतलब इसमें कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उस वस्तु के पास ले जाया जाता है जिस वस्तु से दोस्तों उसको क्या हो? डर लगता हो या भय उत्पन्न होता हो। उसी वस्तु के पास ले जाकर उसे क्या किया जाता है? उसे रखा जाता है ताकि वह धीरे धीरे उसी दोस्तों वस्तु के क्या हो? संपर्क में आकर या उससे सामंजस्य बैठा ले और वो क्या हो? वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए और ठीक हो जाए। तो यही क्रमबद्ध विसंवेदीकरण है। उसके बाद है तीसरा है दोस्तों फ्लडिंग थेरेपी। फ्लडिंग थेरेपी ये सब दोस्तों टेक्निक है बिहेवियर थेरेपी का। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला क्या था? एवर्जन थेरेपी। दूसरा क्या था? अभी हम लोग देखे हैं, दूसरा था दोस्तों क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, उसके मतलब डायनेमिक। तीसरा है फ्लडिंग थेरेपी। फ्लडिंग थेरेपी में होता क्या है कि इस व्यक्ति को तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। मतलब दोस्तों ये जो है बड़ा अजीब ये सब जो है। फ्लडिंग थेरेपी भी एक टेक्निक है। दोस्तों क्या करता है, अगर कोई आपको दोस्तों ऐसा स्थिति है, ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे आपको क्या करेगा? वो स्ट्रेस उत्पन्न करता है, उसी में व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, ताकि होता क्या है कि वह उसी स्थिति में जाके वह व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है? उसका तनाव कम हो जाता है, क्योंकि जिस वातावरण में जो लोग रहता है साथियों, धीरे धीरे वह उसके साथ सामंजस्य बैठा लेता है। तो वही कहता है कि तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में ही व्यक्ति को क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है, ताकि वो उसमें रह के और उसके साथ क्या हो? तनाव को कम कर सके, वो मैनेज कर सके। अतः व्यक्ति तनाव से क्या होता है? भय से समाप्त हो जाता है। तो यही चीज़ें होता है फ्लडिंग थेरेपी। चौथा है कहता है संज्ञात्मक व्यवहारिक चिकित्सा, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों कहता है कि इसमें व्यक्ति के अंतर्दृष्टि का विकास कर उसके असमान व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार में प्रभावित किया जाता है। दोस्तों जो संज्ञात्मक व्यवहारिक थेरेपी है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसमें आदमी के व्यवहार में दोस्तों क्या कहता है? चेंजेज लाकर उसको दोस्तों विकास करके उसको असमान से क्या होता है? मतलब जिसको प्रॉब्लम है असमान से उसको समान में मतलब सकारात्मक में लाया जाता है। तो ही होता है संज्ञात्मक व्यवहारिक चिकित्सा। पाँचवा है आराम चिकित्सा। आराम चिकित्सा में होता क्या है साथियों? तो जो रिलैक्सन थेरेपी है, इसमें कहता है कि व्यक्ति को स्वयं से ये चीज़ें थेरेपी कर सकता है। और कैसे कर सकता है? तो वो आराम करेगा, रिलैक्स होगा तो तनाव से कम होगा, तनाव से कम होगा तो वो दोस्तों क्या होगा? वो आराम रिलैक्सन थेरेपी होगा तो वो आराम से दोस्तों स्ट्रेस को कम कर पाएगा, जो भी मानसिक बोझ है उसको कम कर पाएगा। और ये चीज़ें है दोस्तों अकेला कर सकता है खुद से, क्योंकि आराम तो दोस्तों लोग खुद करता है अकेला। तो ही चीज़ें है आराम थेरेपी, रिलैक्सन थेरेपी। तो ये 5 टेक्निक था जो कि आपको यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 5 थेरेपी कौन कौन है? तो है पहला एवर्जन थेरेपी, अरुचि चिकित्सा। दूसरा है सिस्टमैटिक डिसेंट्रलेशन मतलब क्रमबद्ध विसंवेदनीकरण, फ्लडिंग थेरेपी है। चौथा है संज्ञात्मक व्यवहारिक चिकित्सा। 5वां है आराम चिकित्सा। तो ये है। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आता है व्यावसायिक चिकित्सा। मतलब आपसे पूछेगा कि एक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है? तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये होता है कि इसमें दोस्तों व्यवहार एक्यूपेशन मतलब जो आपका व्यवसाय है दोस्तों, कहता है कि यह एक व्यवसाय चिकित्सा पद्धति है जिसका संबंध व्यवसाय के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के उन्नत से बनाने से पूर्ण होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक व्यवसाय थेरेपी होता है जिसमें व्यवसाय के माध्यम से स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का यह एक क्या है? थेरेपी है। व्यवसाय चिकित्सा का एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसमें रोगी को प्रदान किए गए कार्यों के माध्यम से व्यक्तियों में नई कौशल, कलाओं व विकास के सहयोग किया जाता है। इसको व्यक्ति को मनोसामाजिक, आर्थिक, शारीरिक लाभ होता है। दोस्तों जो एक्यूपेशनल थेरेपी है तो आप जानते हैं कि व्यवसाय में हमको सब चीज़ पढ़ना होता है। व्यवसाय से होता क्या है कि व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और दोस्तों क्या होगा
योजना उद्देश्य तैयार करने का, ये सब बिजनेस में होता है, व्यवसाय में। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान होगा और व्यवसाय के थ्रू उसके जो व्यवहार में जो दोस्तों उसके जो परिवर्तन आएगा, जो उसको नई चीज़ सोचने का, नई कौशल सीखने का, जो व्यवहार के थ्रू मतलब जो बिजनेस के थ्रू, व्यवसाय के थ्रू जो चीज़ें होगा उसके अंदर, वही होता है एक्यूपेशनल थेरेपी। अब दोस्तों एक्यूपेशनल थेरेपी का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो हम लोग क्या देखे हैं कि वो नए कौशल को सीखेगा, वो नए क्या करेगा, अपने आप में बदलाव लगेगा, उसको अंदर अपने रोगी को अपने अंदर सोचने का भावना जगेगा, वह सामंजस्य बैठाएगा, वह अपने आप को एक भूमिका निर्धारण करने वाला समझेगा, वह दोस्तों आत्मविश्वास में उसको क्या होगा, वृद्धि होगा, वह किसी भी चीज़ में सकारात्मक पहलू देगा, वह आर्थिक चीज़ों को और आत्मनिर्भर बनने को सोचेगा, उसमें जो दोस्तों है सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा, जो कि दोस्तों एक बिजनेस में जो चीज़ होता है एंड पॉजिटिव चीज़ें, वही यहाँ पे लिख देना है, जो कि रोगी ठीक हो सकता है उसके थ्रू उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है उसके अंदर जो है बिजनेस में जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा मायने रखता है, तो व्यक्ति में संप्रेषण सुधार होगा, स्वयं मूल्यांकन कर पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिजनेस में, ऑक्यूपेशन में क्या होता है, व्यवसाय में मूल्यांकन भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें, आत्मविश्वास में वृद्धि बहुत ज़रूरी है साथियों। तो ये सारी चीज़ें होगा व्यक्ति में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रक्रिया है कि प्रक्रिया कैसे होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। तो दोस्तों जो व्यवसाय थेरेपी है एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, पहला होता है कि जानकारी एकत्रित किया जाएगा पेशेंट का, रोगी का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचाना जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, कार्य योजना बनाना होगा, योजना क्रियान्वयन करना होगा, योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना होगा। उसके बाद है दोस्तों निश्चय जो है परिचय करना होगा। उसके बाद है नए लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा, रोगी को छुट्टी एवं जो है वो दोस्तों योजना बनाना और समीक्षा करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होता है। पहले तो आपको लिखना होगा दोस्तों, पहले जो जिस स्थिति में पेशेंट था उस स्थिति में अब पेशेंट दोस्तों 7-8 पॉइंट हो जाएगा। मतलब जो आप मूल्यांकन जो दोस्तों आप लिखते हैं कि जो कैसे कैसे क्या काम होता है, वो सारी चीज़ को यहाँ भी लिखना है। एक नर्स के लिए क्या क्या काम होता है तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। पहला होता है कि मूल्यांकन करना, दूसरा होता है उसका निदान तैयार करना, तीसरा होता है कि योजना बनाना, चौथा होता है कि इम्प्लीमेशन मतलब लागू करना में क्या क्या चीज़ होगा, उसको इलाज ये सब वगैरह देना, सेवा सहायता करना, तो ये सब पॉइंट में लिखना है। पाँचवा होगा मूल्यांकन करना, तो ही है यहाँ पे सातवां है। सातवां में लिखा है कि मूल्यांकन करना, पुनरावृत्ति करना अगर जरूरी हो तो। अब यहाँ पे मूल्यांकन हो गया तो पेशेंट लगभग ठीक की स्थिति में होगा तो उससे परिचय लिया जाएगा। उसके बाद है नए लक्ष्य तैयार किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। 10वां है कि रोगी को छुट्टी देने का योजना बनाया जाएगा। उसके बाद है फिर से समीक्षा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक प्रक्रिया के तहत चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं समूह चिकित्सा। आपसे एक और इम्पोर्टेंट पूछेगा कि ग्रुप थेरेपी है क्या, बताइए। तो ग्रुप थेरेपी साथियों जो होता है समूहों का मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धति है। मतलब इसमें होता क्या है कि एक या दो से अधिक चिकित्सक के दोस्तों समूह में पेशेंट को रखकर, और या तो दोस्तों एक से अधिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट तौर पे लिखा है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सक समूह की उपस्थिति में अंतःक्रिया अनुमति दी जाती है, जिसका दोस्तों आशय है कि मानसिक समस्याओं से मुक्ति, आत्मसम्मान में वृद्धि, अंतर्दृष्टि में वृद्धि, सामाजिक समानता का उन्नयन करना होता है। दोस्तों इसमें कहा गया है, मैंने सब बता दिया नॉर्मल तौर पे, कि समूह चिकित्सा मतलब इसमें दो होगा क्या कि जो ये है समूह मनोचिकित्सा का एक उपचार पद्धति है, जिसमें होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सक के समूह में रखकर, मतलब चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर, उनके समूह में रखकर इनके समस्याओं को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। और इससे होता क्या है समूह चिकित्सा से कि आत्मसम्मान का भावना होगा, क्योंकि जब समूह में रहेंगे तो एक दूसरे के लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसके बातों को सुनेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, आत्मसम्मान जागृत होगा, उसके अंदर एक फोकस का भावना होगा, मतलब अंतर्दृष्टि जगेगा, वृद्धि होगा, उसको दोस्तों जो सामाजिक संसाधन है उसको दोस्तों उन्नयन होगा, उसके लाभ लेने का समय मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद साथी है प्रक्रिया है, इसमें भी कुछ प्रोसेस होता है। क्या क्या प्रोसेस होता है समूह चिकित्सा में, देखिए दोस्तों। सर्वप्रथम इसके जो है समान आवश्यक होने पर रोगियों को समूह का निर्माण किया जाता है। अधिकांशतः जो है इसकी संख्या 8 से 10 तक होती है। जैसे दोस्तों ये समूह चिकित्सा है तो आप लोग जानते हैं कि आवश्यक होने पर सर्वप्रथम इसका क्या किया जाएगा, समूह तैयार किया जाएगा, क्योंकि नाम ही है समूह चिकित्सा, समूह उपचार। तो समूह में जो उपचार होगा तो इसका जो लगभग संख्या होता है 8 से 10 होता है। इसके पश्चात एक स्थान व समय निर्धारण, 1 सप्ताह में एक बार समूह को चिकित्सक हेतु बुलाया जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें स्थान निर्धारित किया जाता है और वहाँ पे इसे रखा जाता है, और रखने के बाद होता क्या है कि 1 सप्ताह में इस समूह के जो भी लोग होंगे 8 से 10 वहाँ पे बुलाया जाएगा चिकित्सक के पास। इसकी समान अवधि 1 से 2 घंटा होती है। जो दोस्तों
चिकित्सक आएगा, चिकित्सक के पास जो पेशेंट ग्रुप में आएगा उसका जो अवधि होगा 1 से 2 घंटे का होता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके पश्चात सभी रोगी को परिचय कराकर कुछ कार्य हेतु निर्देशित किया जाता है। मतलब इसमें होता क्या दोस्तों कि भी रोगी से कार्य भी कराया जाता है, उससे परिचय लेकर। इस प्रकार समान समस्याओं की रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, भावनाओं का विकास करते हुए समस्याओं को मिलाकर सुलझाने का दोस्तों जो पद्धति है वही क्या होता है, समूह चिकित्सा पद्धति है। इसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर समस्याओं को समूह में रख के मिलाकर सुलझाया जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं समूह चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों उद्देश्य यही चीज़ें हैं। उद्देश्य आप लोग से कोई भी पूछेगा तो उद्देश्य के मतलब होता है कि पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना, और ये क्यों होता है जो हम लोग दे रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में उद्देश्य पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले दिमाग में ही सोचना होगा कि यह क्यों होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ग्रुप थेरेपी, मतलब जो ग्रुप थेरेपी है यह क्यों है, क्यों किया जाता है, इसका क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं होगा। तो वही चीज़ों को हम लोग उद्देश्य में लिखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि जो समूह चिकित्सा है, रोगियों को दोस्तों क्या होता है एक साथ रखने का, रोगियों के मध्य क्या है अंतर संबंधी का एक विकास होता है। दोस्तों जब समूह में रहेगा तो लोगों के बीच में क्या होगा, एक संबंध बन जाएगा। उसके बाद है रोगी की संप्रेषण का भावना। दोस्तों एक दूसरे से बात करेगा तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। रोगी को मानसिक समस्याओं को स्वयं द्वारा हल करने में सहायता मिलेगा। रोगी के मध्य हम भावनाओं को विकसित करना, मतलब रोगी के अंदर दोस्तों इस प्रकार से माहौल तैयार किया जाएगा ताकि उसको लगेगा कि हाँ हम भी कुछ हैं। उसके बाद है रोगों के मध्य विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोगियों के अंतर्दृष्टि का विकास करना, रोगियों को समाजीकरण में सहायता देना। मतलब सीधा समझिए कि एक साइकोलॉजिकल पेशेंट को क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है, तो वो सारे चीज़ों को आप लोग दोस्तों नॉर्मल तौर पर लिखते जाइएगा। और समूह में क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि समूह में क्या क्या चीज़ें संभव है, पॉजिटिव चीज़ें, उसको आप लोग उद्देश्य में लिखते जाइएगा। तो ये हो गया उद्देश्य। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि कोग्निटिव थेरेपी होता क्या है, ज्ञान संबंधी चिकित्सा होता क्या है, और ये लास्ट है। तो दोस्तों जो कोग्निटिव थेरेपी होता है यह एक व्यवहारिक क्या है, मनोचिकित्सा, यह व्यवहार मनोचिकित्सा का एक प्रकार है, बिहेवियर थेरेपी का एक प्रकार है, जो कि हम लोग बिहेवियर में टेक्निक में देखे हैं। उसमें एक कोग्निटिव थेरेपी था। तो उसमें क्या कहा गया था कि दुष्क्रियात्मक सोच, व्यवहार एवं भावनात्मक प्रति उत्तर की पहचान करने और उन्हें बदलने की रोगी की कठिनाई को दूर करने हेतु थेरेपी का रोगी को सहायता करता है। इसके अंतर्गत रोगी में दोस्तों क्या होता है कि सोच को बदलने के लिए विकृति समझ एवं बदलने व्यवहारों को पहचान के लिए अनेक प्रकार से अन्य लोगों से संबंधित कौशल विकसित करने में सहायता करना सम्मिलित है। दोस्तों जो ज्ञान कोग्निटिव थेरेपी है इसमें होता क्या है कि अन्य लोगों के तरह जो दोस्तों है इसमें इसके ज्ञान का दोस्तों उजागर करना, मतलब ज्ञान के थ्रू इनके अंदर ज्ञान का वापस लाना। और ये व्यवहार में दोस्तों क्या होता है, इनके इस थेरेपी का उपचार किया जाता है ताकि ज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इन्हें बताकर इससे दोस्तों क्या किया जाता है, निजात दिया जाता है। जैसे होता क्या चीज़ें दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट को हिस्टोरिकल चीज़ें बता कर प्रेरित करके भी ठीक किया जाता है। ज्ञान वाली चीज़ें बताइएगा तो पेशेंट को या दोस्तों बच्चा को अगर जितना ज्ञान वाली चीज़ें आप बताते जाइएगा उतना दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, ज्ञान का भंडार होते जाएगा। तो यही चीज़ें होता है कि ज्ञान से संबंधित चिकित्सा, मतलब उनके अंदर पेशेंट के अंदर ज्ञान वाले चीज़ें सब हिस्टोरिकल, इतिहासकार, ये सब कहानी स्टोरी सब सुना कर उसके अंदर ज्ञान पैदा करके उसे ठीक किया जाता है। एक अलग दोस्तों कौशल तैयार किया जाता है, वही होता है कोग्निटिव थेरेपी, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों ये थेरेपी है जो कुछ दिनों तक चलता है, मतलब यह उपचार जो है 3 महीने तक किया जाता है। इस समय में 15 बार रोगी में थेरेपिस्ट मुलाकात करते हैं। जो दोस्तों थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, 15 बार मुलाकात करते हैं इस 3 महीने में। अपनी मुलाकात में उपचार रोगी को अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट का विकास करते हैं। इसकी नकारात्मक सोच को पहचाना जाता है और इसमें व्यवहार का निर्धारण कर इसको रोगों से मुक्त करवाया जाता है। इसके साथ ही रोगी को समस्या हल करने को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि दोस्तों क्या है, ज्ञान में ज्ञान संबंधी चिकित्सा में एडजस्टमेंट तैयार किया जाता है। उसको आसपास के लोगों के सामंजस्य बैठाने का ज्ञान दिया जाता है। उसको दोस्तों किससे कैसे बात करना है इस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है। उसको एक दूसरे से कैसे सहायता लेना है और देना है इसका ज्ञान दिया जाता है। मतलब सभी चीज़ों का ज्ञान देकर इसको ठीक करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, ज्ञान संबंधी चिकित्सा मतलब कोग्निटिव थेरेपी कहलाता है। तो दोस्तों ये जो कुछ थेरेपी था हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्री मैच्योर बेबी होता क्या है, अथवा अपरिपक्व जो शिशु होते हैं उसको होता क्या है। अपरिपक्व शिशु के जन्म के तुरंत बाद की देखभाल को समझाइए या लक्षण बताइए, जटिलता क्या है, कारण क्या है, सभी आपसे पूछेगा। 10 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों आप लोग तो समझ गए होंगे कि प्री मैच्योर बेबी होता क्या है और प्री मैच्योर जो बेबी है दोस्तों उसका क्या होगा। तो प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले, जो विकसित पूरा नहीं हुआ हो वैसा बेबी, जो समय से पहले ही हो गया हो। वैसे जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको हम लोग अपरिपक्व शिशु कहते हैं।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों, जो यहाँ पे इसका उत्तर है। यहाँ पे देखिए उत्तर में दोस्तों आंसर में कि अपरिपक्व शिशु जो होते हैं, मतलब साथियों जो प्रीमेच्योर इन्फेंट है, गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु जो है अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। मतलब दोस्तों अपरिपक्व शिशु कौन कहलाते हैं, प्रीमेच्योर शिशु कौन कहलाते हैं, जो 37 मतलब जो गर्भ अवस्था है, जब गर्भ धारण होता है उसके 37 सप्ताह कंप्लीट होने से पूर्व अगर दोस्तों कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिपक्व शिशु कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। इसका कारण क्या होता है कि अज्ञात कारण, मतलब दोस्तों इसका कुछ ऐसे कारण है जो कि किसी को पता नहीं है। दूसरा है गर्भास्थ शिशु से संबंधित कारक। दोस्तों गर्भास्थ शिशु जो है उससे कारण क्या हो सकता है कि गुणसूत्रीय असमानता हो जाएगा या शारीरिक असमानता हो जाएगा। मतलब होता क्या साथियों कि जो बच्चा है उसका गुणसूत्र दोस्तों में असमानता पाया जाएगा या उसके शारीरिक बनावट जो होगा उसमें प्रॉब्लम होगा, विकार होगा, वही कारण होगा कि वो समय से पहले हो जाएगा। देख लिए कि अज्ञात कारण हो सकता है, जिसका दोस्तों कोई ज्ञात नहीं है वही अज्ञात होगा, मतलब कुछ जाना बगैर जाने हुए कारण है, यही कारण है। उसके बाद अज्ञात कारण होगा। दूसरा है कि जो गर्भ में शिशु है उससे संबंधित कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, तो गुणसूत्र में असमानता होगा या शारीरिक जो बनावट है उसमें असमानता होगा, जिसके कारण बच्चा जन्म से समय से पहले हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तीसरा है साथियों कि माता से संबंधित कारक हो सकता है। अब बच्चा से संबंधित क्या कारण है कि शारीरिक असमानता होगा या तो दोस्तों गुणसूत्रीय असमानता होगा। तीसरा कारण है कि माता से संबंधित कारक होगा। तो क्या है, माता में कुपोषण होगा तो हो सकता है, मधुमेह होगा तो हो सकता है, पीलिया हो सकता है, उस अवस्था में बच्चा जल्दी हो जाएगा। दीर्घकालिक रोग, मतलब जो बहुत दिनों से माता में रोग है उस कारण से भी बच्चा पहले हो जाएगा। गर्भावस्था में जटिलता, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम गर्भावस्था में है उसके कारण पहले हो जाएगा। झिल्ली का समय से पूर्व फटना, मतलब जो दोस्तों जो झिल्ली है, जो गर्भाशय में जो झिल्ली है उसका समय से पूर्व फट जाएगा, जिसके कारण होगा कि बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा। उसके बाद एकाधिक शिशु जन्म, मतलब एक से अधिक शिशु है उसका जन्म भी समय से पहले का कारण हो सकता है। रक्तस्राव अधिक आना दोस्तों इसका कारण हो सकता है। औषधियों का गलत उपयोग भी आपको समय से पहले दोस्तों क्या होगा, बच्चा जन्म देने पर मजबूर कर देता है। तो ये सब माता का कारण है, जो माता में होगा जिसके कारण से बच्चा पहले हो जाएगा समय से, तो ये सब माता में कारण है। तो ये देख लिए। अब हम लोग इसका सिम्टम देखेंगे, लक्षण होगा क्या। अगर दोस्तों बच्चा जल्दी हो जाता है समय से पहले, कंप्लीट नहीं हो पाएगा समय उससे पहले हो जाता है, तो लक्षण क्या होगा, तो लक्षण होगा कि रुयनदार शरीर हो जाएगा, मतलब रुयनदार। उसके बाद आकार व वजन में कम होगा। रुयनदार का मतलब होता है कि शरीर ब्लडी रहेगा, मतलब उसका शरीर पूर्ण विकास नहीं रहेगा, वह होता है रुयनदार शरीर। दूसरा है कि आकार व वजन कम होगा, समय से पहले होगा तो ये तो होगा ही कि वजन और आकार कम होगा। उसके बाद लक्षण होगा कि बहुत पतला व झुर्रीदार त्वचा होगा उसका, दोस्तों बहुत पतला होगा। कोमल नाखून होगा। शरीर की अपेक्षाकृत बड़ा सिर होगा, मतलब जो शरीर होगा उससे अपेक्षाकृत जो उसका हेड है, सिर है, वो शरीर से बड़ा होगा। कमज़ोर कर्ण उपास्थि, मतलब जो कान है उसका हड्डी कमज़ोर होगा। अविकसित लघु भकोष्ठ होगा, मतलब जो उसका जो दोस्तों विकास है वो कम होगा, अविकसित होगा। कमज़ोर प्रतिवर्त, मतलब रिफ्लेक्स जो होगा उसका कम होगा। जो दोस्तों उसका तालू होता है वो तालू उसका कमज़ोर होगा। जो माथा वाला दोस्तों देखते हुएगा धंस जाता है उंगली देने पर, वो कमज़ोर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लक्षण है एक दोस्तों बच्चा जो है समय से पहले जन्म लेने का, ये सब लक्षण है। तो हम लोग देख लिए। अब जटिलता, कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं कि इस अवस्था में हो क्या सकता है। दोस्तों ये जो है ये होता क्या है बच्चे में, अगर इस समय बच्चा जन्म लेता है तो उस समय होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि संक्रमण का खतरा रहेगा। दूसरा है कि अश्वसन होगा। जो बच्चा दोस्तों समय से पहले जन्म लेगा उसमें अश्वसन, मतलब उसके श्वसन में कष्ट होगा, सांस नहीं ले पाएगा। उसके बाद है हाइपोगलाइसीमिया हो जाएगा और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो दोस्तों हाइपोगैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया होगा उसमें। उसके बाद है अति बिलिरुबिन रक्तता, मतलब हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा उसमें, और हेमाइलिन मेम्ब्रेन रोग होगा। दोस्तों अगर दोस्तों समय से पहले जो बच्चा जन्म ले लेगा उसमें ये सारे चीज़ें जटिलता होगा, जो कि श्वसन होगा, संक्रमण होगा, हाइपोगैल्सीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, अति बिलिरुबिन रक्तता होगा और हेमाइल मेम्ब्रेन होगा रोग। तो ये सब है जो कि जटिलता है इसका। अब इसको देखभाल दोस्तों कैसे करना चाहिए। अगर जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है उसको देखभाल कैसे होना चाहिए, मतलब तुरंत जो बच्चा जन्म लिया उसके तुरंत बाद कैसे देखभाल होना चाहिए। तो वातावरण जो इन्वायरमेंट है दोस्तों उसको दोस्तों 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। शिशु के नाल काटने के बाद मुख व ग्रसनी को कोमलता से साफ के तत्काल उसे अत्यंत कोमलता से उठाना चाहिए। वह गर्म कंबल से ढक कर रखना चाहिए अथवा गर्म पालना से इंक्यूबेट कहा जाता है जिसमें रखना चाहिए। पालना मतलब जो दोस्तों
हिलाने डुलाने वाला होता है ना, जो बच्चा को देखते होइएगा कि एक पालना में रख लिया जाता है और उसे हिलाया डुलाया जाता है, वही पालना होता है। तो दोस्तों जो पहला है तुरंत देखभाल वातावरण ऐसा तैयार करें जो कमरे का टेम्परेचर 25 से 30 होना चाहिए। बच्चे को जो नाल होता है उसको काट के और उसके जो ग्रसनी होता है, जो भी चीज़ें हैं उसके कोमल चीज़ें हैं उससे साफ़ करना चाहिए, कोमल तरीके से उसे उठाना चाहिए और गर्म कंबल ढक के उसके पालना या जहाँ भी रखे उसको रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है श्वसन दोस्तों, रिस्पायरेशन। शिशु के जन्म उपरांत तुरंत बाद श्वास की क्रिया को आरंभ कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिशु के शरीर से थोड़ा नीचे जो है, शिशु का जो सिर है शरीर से थोड़ा नीचे तरफ मुड़ा होना चाहिए। वह जो है जीभ पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुँह व ग्रास नली को उपस्थित द्रव का चूषण करना चाहिए। यदि नवजात शिशु श्वास लेने में असक्षम है तो कृत्रिम रूप से श्वास लेनी चाहिए। दोस्तों दूसरा है कि श्वसन से संबंधित देखभाल करना चाहिए और इसमें तुरंत जो है नवजात शिशु को जो है वो श्वास के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे ग्रास नली है, श्वास नली है, वहाँ पे दोस्तों कोई जब जन्म लेता है तो देखते हुए बहुत सारे कचरा भरा रहता है, तो उससे कहता है कोमल रबर के नर्स को चाहिए कि उसके श्वास नली को चूषण करे, साफ करे खींचकर और श्वास के लिए उसे आरंभ करना चाहिए। तो ये चीज़ें है श्वास नली। अगर जो श्वास नली में प्रॉब्लम है, श्वास नहीं ले पा रहा बच्चा, उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए। तीसरा है ऑक्सीजन देना, मतलब साथियों ऑक्सीजन देना मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि दोस्तों यह शिशु के शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगने या वह स्वयं श्वसन की क्रिया करने में सक्षम न हो तो तुरंत 1 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देना चाहिए। दोस्तों अगर जो ऐसा बच्चा है जो दोस्तों शरीर उसका श्वसन की कमी से नीला पड़ने लगा है तो उस अवस्था में होता क्या है कि उसे तुरंत जो है श्वसन देना चाहिए और प्रति लीटर उसे प्रति मिनट 1 लीटर श्वसन ऑक्सीजन देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और औषधि देना दोस्तों मतलब मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। रक्तस्राव की स्थिति में बचने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर माता को मॉर्फिन अथवा कोडीन दिया गया हो तो इससे नवजात को श्वासरोध हो रहा हो तो शिशु को नेफोलिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए। दोस्तों ये जो मॉर्फिन और जो कोडीन है ये पेशेंट को बेहोश के लिए दिया जाता है। तो जब कोई बच्चा दोस्तों प्रसव होगा तो उसको जो माता अगर ये दिया होगा, माता को ये दिया गया है ये दोनों, तो इसमें जो श्वास के जो प्रॉब्लम होगा बच्चे में तो उसको जो है नेफोलिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए बच्चे को। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए कहता है रक्त में एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन देना चाहिए। दोस्तों जो रक्त है उसमें एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब साथियों हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन बच गया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वृद्धावस्था नर्सिंग से क्या समझते हैं, इसको देख रेख कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग देखिए समझिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो लोग पासवर्ड देखे होंगे डाउनलोड जरूर कर पाएंगे।